मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट की सीडीपी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने देखा ये सीटेट सीडीपी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है ये सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ, ये सचिन सर का बुक जो मार्केट में आया हुआ है, ये उसी बुक का है। इससे पहले आप लोग को एक वीडियो हमने दे चुका है, ये आज इसका दूसरा वीडियो है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन दिए थे। तो इसमें पूरा पिछले वीडियो में आपने सब कुछ बताया था, चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को बताए थे। हम लोग अभी पहला चैप्टर पे ही है, ये मेरा पहला चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है, पहला मेरा ये चैप्टर यही है। तो इस चैप्टर में जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन दे चुका है। इस वीडियो में भी देंगे क्वेश्चंस, तो देखिएगा हम लोग धीरे धीरे करके ये पूरे क्वेश्चंस को और इसका जितना भी है सारे जितना चैप्टर है सबका हम आप लोग को देंगे। देखिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय आप लोग खुद जानते हैं सीटेट के बारे में। कहा जाता है सीटेट में क्या है, लगभग 27 लाख और 30 लाख लोग लगभग बैठते हैं। 30 लाख छात्र बैठते हैं और पास होते हैं मात्र 2.5-3 लाख लोग पास होते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो है। तो इसका तैयारी हम लोग को पहले से करना है, स्ट्रेटजी बनाना होगा, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है। तो इस पे सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो कह देते हैं कि 1 महीने में सीडीपी पढ़ के हमने 30 लिया है। देखिए, गॉड गिफ्टेड बच्चे बहुत सारे आपके क्लास, जब आप पढ़ रहे होंगे अपने क्लास में 7, 8, 9, 10 में जब आप पढ़े होंगे, 11, 12 में पढ़े होंगे, तो आपके क्लास में 20 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे। तो उस 40 बच्चों में 4 बच्चा एकदम ऐसा होता होगा जो टीचर बताता होगा और वो फट से वो कर लेता होगा कंप्लीट। तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। तो जहां 40 लाख बच्चे हैं, वहां अगर 20 लाख बच्चे 40 लाख बच्चे हैं, वहां अगर 40 लाख का 10% अगर मान लिया जाए, 10% पे रिजल्ट नहीं आ पा रहा, 30 लाख का 10% यानी 3 लाख का रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होंगे। लेकिन जो बच्चे गॉड गिफ्टेड नहीं, उनको तो मेहनत करनी होगी। तो इसलिए मेहनत जरूरी है, विदाउट मेहनत आपको सफलता नहीं मिले। इसलिए अभी से लग जाइए, तैयारी कर ली तैयारी में। और सबसे पहली बात क्या कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मैं आप लोगों को लाइव क्लास दे सकूं, ठीक है। ये लाइव क्लास जैसे कि अभी तो मैं ऐसा दे रहा हूँ, लाइव क्लास मतलब ऑन बोर्ड आप लोग को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दे सकूं। तो सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो सभी लोग अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये है कि आप लोग अपना ओपिनियन हमको जरूर दें कि आपको इस बुक से क्वेश्चंस को जब सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं वीडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या अपना ओपिनियन दे, क्या आगे की कंटिन्यूटी आपको इसको देते रहें। तो ये ओपिनियन आप लोग हमको जरूर दे। चलिए हम लोग आते हैं, ये सब अगले दिन दे चुके थे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात और आप लोग को, इसका जो है हम इस वीडियो में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और ये पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप लोग को बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले भी सकते हैं मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ये मेरा 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइएगा, 31 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, एक चीज आप लोग को क्या किए, इस बार से हमने यहाँ से आंसर को हटा दिया। पिछली बार के वीडियो में देखेंगे तो इसके नीचे में आंसर था, इस बार हटा दिए। आप लोग अपना ओपिनियन देंगे कि आंसर रहने देंगे, तो अगली वीडियो से फिर से आप लोग को आंसर यहाँ पर रहने दें। आजकल सिद्धांतकार कार्तिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है। विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। विकास स्थिर और नियत है।
क्या विकास स्थिर और नियत है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। विकास की प्रकृति गतिशील है। ठीक है, विकास की प्रकृति गतिशील है। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास केवल आनुवंशिकता पर तो निर्धारित नहीं हो सकता, केवल आपके आनुवंशिक, केवल माता पिता की आनुवंशिकता पर निर्भर। विकास केवल की बात जैसे ही है तो ये तो निगेटिव वर्ड, केवल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कर जाए। विकास स्थिर होता है, ये हो ही नहीं सकता। तो विकास की प्रकृति गतिशील होती है, यानी हमेशा परिवर्तित, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमने हटा दिया है, सॉरी आंसर हमने हटा दिया है। विकास की प्रकृति गतिशील है, अर्थात विकास सबका अलग अलग गति से होता है। जाहिर सी बात है, हर बच्चों का विकास अलग अलग गति से होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आपके क्लास में ही अगर 40 बच्चे थे तो 4 से 5 बच्चे जो होंगे एकदम तेज होंगे, बाकी उसके कम होंगे। 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो वर्क करके, होमवर्क करके भी नहीं आने वाले बच्चे होंगे। तो सबका विकास की गति अलग अलग होंगे। तो उसी तरह आप लोग को भी मेहनत करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चों की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? तो किस कारक के द्वारा बच्चों की विकास और वृद्धि प्रभावित होती है? पहला, परवरिश की शैलियां, आनुवांशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयों का अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। देखिएगा, बच्चों की वृद्धि और विकास में परवरिश की शैलियां, जाहिर सी बात है बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जैसी परवरिश होगा, ये बहुत बड़ा अफेक्टेड है, ये जरूर है। आनुवांशिक ढांचा, और थोड़ा सा आनुवांशिक भी उसकी आती है, आनुवांशिक ढांचा भी उसका। विद्यालय का अनुभव, विद्यालय में किस प्रकार से उसे सिखाया जाता है उसका, क्योंकि विद्यालय एक जो टीचर होता है, एक वो माध्यम होता है जो बच्चों को सिखाता कैसे, तो ये भी आपका होगा। व्यक्तिगत रुचि, उनकी रुचि भी किस प्रकार से है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 होगा। आपका ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर होगा। आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख ले। वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। हमने बताया, अभी आपने देखा भी हुआ। तो वंशानुक्रम यानी आपके वंश यानी जनरेशन के अकॉर्डिंग भी, और आपके वातावरण के अकॉर्डिंग भी जो है, ये दोनों तरह से डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर है। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन और फिर तर्क पे आएंगे। इसका सभी ऑप्शन पे फिर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर मेरा, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास चरणों से गुजरते हैं। ये आपका अभिकथन है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। नहीं, गलत बात है। संस्कृतियों में बच्चों के संस्कृति में एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकसित होते हैं, ये भी गलत है। तो ए नंबर तो ये गलत हो गया, पहला नंबर आपका गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन नहीं, गलत है, दोनों सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। सही बात है, ए और आर दोनों गलत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखें। तो एक्सप्लेनेशन में जरा इस पे भी डिटेल करेंगे। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, जाहिर सी बात है, जो भी जितने तरह बच्चे होंगे सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेंगे। आप अपने घर में ही देखिए, आप अपने भाई बहन में देखेंगे, 2 बच्चे आप है तो आपस में देखेंगे, आपके 2 फ्रेंड होंगे तो देखेंगे, जाहिर सी बात विभिन्नताएं हैं। बच्चे विभिन्न चरणों से क्रम में गुजरता है, जाहिर सी बात है, बच्चा एक एक कर आगे की तरफ बढ़ता है, परंतु अलग अलग तरीके से है। सही बात है, अलग अलग तरीके से भी। तो आपका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा, आंसर 4 नंबर होगा। दोनों क्या है, दोनों गलत हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है तो जैसे सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना या धागे में मोती पिरोना। तो देखिए, गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है
धागे में मोती पिरोना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है मसल्स का यूज नहीं होता। देखिए यार दिया हुआ भी आपका, हमारे मसल्स का कम यूज होता है, यानी कि आपके मसल्स का यूज कम होगा, आपका कम से कम मसल्स का यूज करेंगे। तो गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपने टीवी चला लिया, रिमोट है तो यहाँ नहीं, लेकिन पहले क्या होती थी, जब उठ के हम लोग को स्विच ऑन करना होता था, लेकिन अब हम लोग कोई भी काम अगर रिमोट से कर ले तो ये गत्यात्मक कौशल हो गया, यानी कि आपको आपके बॉडी को ज्यादा मूविंग नहीं करना पड़ा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन करा, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? ये समय कौन सा है? तो हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था या किशोरावस्था। तो ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 होगा। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? तो किशोरावस्था होता है। देखिएगा किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्क अवस्था के गुण दिखाना आरंभ करता है। यानी जब किशोरावस्था में जब आप पहुंचेंगे तो बाल्यावस्था यानी बच्चों वाली हरकतें आप छोड़ देते हैं और वयस्कों वाली हरकतें आप करने लगते हैं। वयस्क वाले आपके अंदर गुण क्वालिटी आ जाती है तो आप उसके काम करने लगते हैं, यानी आपके अंदर समझदारी आ जाती है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, ये सब आप सोचने लगते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर है। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर, संवेगात्मक कौशल पर या अमूर्त तर्क पर? तो देखिएगा इसमें जो है आपको शारीरिक कौशल पे आपको ध्यान देना चाहिए, आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक कौशल पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, पहला दूसरा दोनों पे। संज्ञानात्मक क्षमता पे भी ध्यान देना चाहिए और संवेगात्मक क्षमता पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अमूर्त तर्क क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही उत्तर होगा। चलिएगा अमूर्त तर्क बच्चा किशोरावस्था में करता है। ठीक है, आगे की तरफ नहीं करता, किशोरावस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि हम भी कि आपको आने वाले समय में आपको मैं लाइव क्लास दे सकूं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है इसलिए लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूं, नहीं तो आप लोग को भी लाइव क्लास देता ऑन बोर्ड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर है। बाल विकास के क्षेत्र में, ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे कैसे प्रभावित होता है जरा देखेंगे। अनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। देखिएगा इन सभी तरह से जो है आपका विकास प्रभावित होता है। अनुवांशिकता से भी होगा, शिक्षा से भी होगा, संस्कृति में भी होगा और सामाजिक नीतियों से भी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 38 नंबर। 38 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ये है 38 नंबर। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चों में विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। ठीक है, अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक उभर जाता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण में के परिणाम से होता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखिए किसी बच्चों में जब आप बच्चे रहे होंगे तो धीरे धीरे आप बढ़े होंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर बुद्धि भी आया होगा। तो सही सी बात है, व्यवस्थित रूप से होता है, एक कर होता है। क्योंकि जब आप पढ़ने गए तो पहले 1 क्लास में पढ़े, फिर 2 3 4 5 पढ़े। ऐसा थोड़ी है कि आपने जन्म लिया और सीधा आपको
5 के क्लास में डाल दिया गया, ऐसा नहीं। तो व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। सबका अलग अलग भी होता है। सारे बच्चे, कुछ बच्चे ज्यादा तेज होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी उनकी मानसिक क्षमता, सबकी उनकी अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी होती है। अव्यवस्थित रूप से हो नहीं सकता, पूरे विश्व का बच्चे की बात कर नहीं सकते, एक समान हो नहीं सकता। केवल विद्यालय में आपको ही ज्ञान दिया जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला आपका सही उत्तर है। आइएगा इसका डिस्क्रिप्शन को भी देख ले। हमने कहा था व्यक्तिगत का सिद्धांत एक समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ठीक है। सबका अपना अलग अलग सिद्धांत है, सभी बच्चों का अलग अलग होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की बात करेंगे। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? नमनीयता क्या सुझाता है? तो देखिएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था। विकास के सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवांशिक विकास को ही प्रभावित करती है और वातावरण नहीं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे, जरा फिर से समझ लीजिए। बाल्य अवस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि एक समान बच्चों में विकास हो नहीं सकता, केवल आनुवांशिक कारण बच्चों में हो नहीं सकता। केवल हो गया तो ऐसा ही निगेटिव आ गया। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता नहीं करता, सवाल ही नहीं। अगर आप एक क्षेत्र में नहीं अच्छे, दूसरे क्षेत्र में भी अच्छे, बहुत अच्छे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका जरा एक्सप्लेनेशन देख लें। मस्तिष्क नमनीयता अर्थात मस्तिष्क परिपक्वता से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर है, लगता है विकास। 40 नंबर, विकास क्या है? तो एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। ये तो तीसरा, ये तो ऑप्शन था। और एक ऑप्शन आपका और है जो उस पेज में है, विकास होता है। चलिए चौथे ऑप्शन को भी देख ले। आइए, तो चौथा ऑप्शन का वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। देखिएगा, दोनों कारक से जो है विकास आपका प्रभावित होता है। तो ये तो 4 नंबर होगा नहीं आपका। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से, ये भी नहीं होगा। दोनों कारण से आपका विकास डेवलपमेंट रुकता है, अनिरंतर होता है। अनिरंतर कभी हो नहीं सकता। तो विकास आपका क्या बच गया? एक प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा आपका विकास होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर कह रहा, 41 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? जो विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन कौन सा आपका? ये 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। सामाजिक नीतियां, शैक्षणिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथाएं, कौन सा कारक आपको प्रभावित करता है? तो जैविक परिपक्वता। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब अनुवांशिक कारक पूछ रहा है तो अनुवांशिक में आपका जैविक परिपक्वता हो जाएगा, ठीक है। जैविक परिपक्वता अनुवांशिक कारक है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 42 नंबर, इसमें से आंसर लगता है नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखा जाए कि कहीं पे आंसर, इसमें का आंसर रह गया है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 42 नंबर है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है।
विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका ये तो सही नहीं है और निरंतर वाला, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद दिया हुआ भी है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भधारण से मृत्यु तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वह सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं और वे मानते हैं कि विकास डैश है, विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है। तो विकास जो है रुक रुक कर होता है, वो मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है, यानी अनियमितता से होता है। ठीक है, अनिरंतरित होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। सांस्कृतिक आधार पर होता है, अनुवांशिकता के आधार पर होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या है, इनमें विकास अवस्थाओं से गुजरकर होता है, विकास अवस्थाओं से गुजरकर होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अवस्था से गुजरता है, आप जिस अवस्था में होते हैं उसी प्रकार से आपके पास बुद्धि होती है, तो ये क्या होता है, रुक रुक कर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय का क्या अवधारणा है। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, अनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो किस प्रकार का प्रभाव होना है, तो ये हो जाएगा आपका विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, सही उत्तर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 45 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन को तेजी में करते हुए चलते हैं। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। किस दृष्टिकोण को मानते हैं, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो ये होगा, देखिएगा इसमें जो कहा जा रहा है, विकास की नियमितता को विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो ये हो जाएगा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्शन है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारक का प्रभाव विकास पर बताते हैं। किस कारक को बताते हैं, तो वातावरण के कारक को बताते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। 46 नंबर यहां पढ़ेंगे, लेकिन आधा कुछ यहां पढ़ेंगे, आधा फिर अगले पेज में पढ़ेंगे। चलिए यहां से पढ़ते हुए चलते हैं। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास। तो हो जाएगा आपका नैतिक विकास। सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका जरा डिस्क्रिप्शन देख ले। देखिए, व्यवहार, भाव, मूल्य नैतिक विकास में शामिल है। ये सब कहाँ शामिल है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। व्यवहार, भाव, मूल्य की बात करें तो ये सब आपका कहाँ शामिल है, तो नैतिक विकास में शामिल है। आइएगा 47 की बात करते हैं। यहाँ भी कथन और असर्शन वाला बात है, असर्शन और रीजन। इसमें भी आंसर लगता है छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर गया मेरा 47 नंबर। अभिभावकों को बाल्य अवस्था
देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। देखिएगा फिर से क्वेश्चन को जरा समझ ले। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, एकदम सही बात है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल विकास परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अभिभावकों को चर्चा में शामिल होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके के प्रति जागरूक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? पहलुओं की बात करता है। संवेगात्मक, नैतिक, गत्यात्मक, शारीरिक। तो ये हो जाएगा संवेगात्मक। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका जरा देख ले। स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेगात्मक विकास से है, संवेगात्मक विकास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा, विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, विकास अत्यधिक अनिरंतर है, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा, व्यक्तियों की विकास की दर विभिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में विकास करने की दर अलग अलग होती है। सही सी बात है, सभी व्यक्ति अलग अलग ढंग से विकास डेवलपमेंट करते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका जरा डिटेल्स देख लें। विकास की दर विभिन्नता अर्थात हर व्यक्ति का विकास का दर अलग अलग होता है। कोई जल्दी किसी चीज को सीख जाता है तो कोई देरी से सीखता है, कोई विकास करता है तो कोई मंद गति से करता है, कोई जल्दी करता है, कोई मंद गति से करता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं से समन्वित होता है? विकास के बाद से समन्वित होता है। तो निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षागामी सिद्धांत, अधोगामी यानी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो किस पे ये डिपेंड करता है? तो देखिएगा, एकीकरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। जरा इसका डिटेल्स को देख ले। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में सभी में एकीकरण करता है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देंगे लगा, और अपना ओपिनियन जो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और स्टेट वालों का प्रैक्टिस सेट भी हम दे रहे हैं, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी दे रहे हैं आप लोग को, पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी, वो भी 2-3 दिनों में मिलने लगेगा। तो अभी सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे बात करते हैं। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? जो विकास को यानी डेवलपमेंट को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? स्कूली माहौल, तांत्रिक का संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां, अनुवांशिक बनावट। कौन सा चीज आपको इन चारों में से कौन सा आपको माहौल जो है प्रभावित करता है? तो ये आपका हो जाएगा स्कूली माहौल। कौन सा माहौल? स्कूली माहौल। सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, स्कूली माहौल सामाजिक घटकों की श्रेणी में आता है।
ठीक है। इसलिए समाज से कोई चीज रिलेटेड हो तो जाहिर सी बात है सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो ये आपको प्रभावित करता है, स्कूल भी आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे माहौल में जाएंगे तो इस बात से आप कुछ अच्छा सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं। 52 में मेरा क्वेश्चन करा अभिकथन और कारण। चलिए थोड़ा बड़ा कर ले कि देखने में भी आप लोग को दिक्कत ना हो। थोड़ा क्वेश्चन ही इस टाइप से है कि और थोड़ा बड़ा करके होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बाल्यावस्था विकास के लिए संवेदनशील चरण, खासकर संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता भी है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा इसका जरा डिटेल्स को देख ले। इसका डिटेल्स आपको करा, बाल्यावस्था एक संवेदनशील चरण है और अभिभावक और अध्यापक का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है बच्चों पर। जाहिर सी बात है, देखिएगा कभी कभी आप बच्चे जो है, अगर आपका छोटा बच्चा है, अगर टीचर उसको सिखा दिया कि ये दो, अगर उसको अगर कुछ सिखा दिया तो वो सबसे पहले वो टीचर की बात को मानता है कि ये बात मुझे टीचर ने बताई। इसलिए बच्चों के बाल्यावस्था में बच्चों के लिए टीचर और अभिभावक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। बच्चे उन्हें अगर सिखा देते हैं, जैसे आप कोई जानवर देखते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि ये कुत्ता है, तभी आप जानते हैं वो डॉग है। तो ये जो है टीचर का और अपने उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन, हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकसित किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? किस सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भावनात्मक, शरीरात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 पे। तो 54 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर, बच्चे समय की एक अवशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो ये संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असामान्य यानी अप्रतिक्रियात्मक, यानी इन चारों में से किस रूप में जाना जाएगा? तो इसमें से बच्चों जो है संवेदनशील, क्योंकि बच्चा संवेदनशील होता है। बच्चे को आप जैसा उसे सिखाएंगे उसी माध्यम से वो सीखेगा, पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो आप बच्चे को जिस माहौल से जैसे सिखाएंगे उसी तरह सीखेगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा, जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारकों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो संवेदनशील अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था संवेदनशील अवस्था होती है, इसलिए बच्चों पे ज्यादा गाइडलाइन दिया जाता है। बच्चे जब आप भी बच्चे रहेंगे, आप छोटे रहेंगे, तो माता पिता आपके पेरेंट्स जो है आप पे ध्यान देते हुए कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि बच्चे उस तरह के होते हैं, वो जिस तरफ जाएंगे उसी माहौल में वो ढल जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 55 नंबर, 55 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा 55, चलिए अब थोड़ा ठीक। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है, स्पष्टता की चर्चा करता है? तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा इसमें से? चलिए देखते हैं। शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। तो इनमें से हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा।
देखिएगा कैसे, क्योंकि क्या रहा है, प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता है, जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्टता चर्चा करता है। तो ये होगा संज्ञानात्मक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 होगा। देखिएगा इसका जरा देख ले डिटेल्स। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण, बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए पहले आधे इस क्वेश्चन को देख ले, फिर आगे की तरफ देखें। निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? विकास के कौन से सिद्धांत को यह दर्शाया गया है, उस पर जरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो देखिएगा, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो जाहिर सी बात है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। आपका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई अनुवांशिक हो नहीं सकता आपका। आप भाषा सीखेंगे, अनुवांशिक तो है नहीं। हाँ, आप जहां से शुरू में रहते हैं वहां का भाषा आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, नहीं है। विकसित अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है, अव्यवस्थित और अप्रत्याशित भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए इसका डिटेल्स को देख ले। भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था में अधिक होता है और बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवस्था है। जो भाषा बच्चों में बोली जाएगी वही भाषा सीखेगा, अनुकरण करेगा। सीखना या अनुकरण करना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे चलते हैं। 57 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि क्या अर्थ है? तो केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषीय विकास को गति दी जा सके, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, तो पूछ रहा है आपका, देखिएगा इसमें से चारों में से आपका जो है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए इसका जरा डिटेल्स देख ले। विशिष्ट क्षमताओं का विकास वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, इसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। 58 नंबर, थोड़ा तेजी में चलेंगे क्योंकि ज्यादा समय आप लोग से न लेंगे, वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा। क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग वीडियो को एक और पार्ट में हम लोगों ने इसको बांट लेंगे। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है, किसके दौरान हो जाता है? तो ये हो जाएगा शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्यावस्था, किशोरावस्था। ये किशोरावस्था के दौरान होता है। कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा आगे इसका जरा डिटेल्स को पढ़ ले। अमूर्त चिंतन 11 वर्ष में शुरू होता है और यह किशोरावस्था की विशेषता है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्यों कहा जाता है? सामाजिक अपेक्षा को क्यों कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो विकासात्मक कार्य कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाए, विकासात्मक कार्य। आइएगा इसका जरा डिटेल्स को देखें। सभी व्यक्तियों की विशेषता आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान हो जाती है, जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा करने में थोड़ी सी
संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। दोनों सही है लेकिन आर, एक ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये जो है आपका जो है दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्ण होता है और बच्चा उम्र भर नई चीजें सीखता है। सही उत्तर। आइए 61 पे चलेंगे। 61 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देखिएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे? ए और आर दोनों सही, हाँ सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। कैसे देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर, जाहिर सी बात है, एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चे, दोनों के आप खुद देखेंगे, एक अमीर बच्चे और एक गरीब बच्चे के परवरिश में दोनों के रहन सहन लाइफ स्टाइल में अलग होता है। एक अमीर बच्चा जो है कि एक गाड़ी से कहीं जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन एक गरीब का बच्चा पैदल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों विभिन्नताएं होती है। दोनों को एजुकेशन समान मिलेगा, पर दोनों विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो और उसके अंदर अलग अलग संस्कृति, जाहिर सी बात है, देखिएगा तो जब अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, तो अलग अलग उनकी संस्कृतियां होती है, और हमारी संस्कृतियां अतुल्य हैं। तो चलिए, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ए आर की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका जरा डिस्क्रिप्शन देख ले, डिटेल्स को। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में जो अनुभव मिलता है उससे बच्चा विकास होता है। प्रत्येक बच्चों का विकास अपने ढंग से होता है और दूसरे से अलग होता है। चलिएगा, अगला लगता है 2 ऑप्शन इसमें है, बाकी ऑप्शन इसमें अगले पेज में है, तो कुछ की बातें यहाँ करते हैं, अगले फिर देखेंगे। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना है। ये विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। और जरा 2 ऑप्शन देख ले। ये 62 नंबर क्वेश्चन है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो किस तरफ से होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। विकास क्या होता है? विकास क्रमबद्ध होता है ना। विकास क्या होता है? क्रमबद्ध होता है, एक कर होता है। जब आप देखिएगा, क्रमबद्ध कहने का मतलब जब पहले आप क्या जाए क्लास 1 में गए, फिर 2, 3, 4, 5 में, तो एक क्रम से आपने गया, तो उसी तरह यहाँ भी विकास क्रमबद्ध होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जरा डिटेल, विकास का क्रम या दिशा शीर्षागामी और अधोगामी होता है। क्रम और दिशा जो है शीर्षागामी और अधोगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर। 63 में मेरा क्वेश्चन करा, विकासात्मक परिवर्तन। 63 विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। शैशवावस्था में बहुत तेजी गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था में तक कोई वृद्धि नहीं होती है। हमेशा रैखिक तरीके से होती है, चक्रीय ढंग से नहीं। किशोरावस्था तक आगे की और होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा। देखिएगा, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। विकासात्मक परिवर्तन जो है, आपके अंदर जब विकास होता है तो परिवर्तन भी एक तरह से होता रहे है और एकदम क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक एक कर होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए इसका जरा डिटेल्स देख ले। विकासात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है, विकासात्मक परिवर्तन। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर। 64
चलिए ज्यादा बड़ा होगा भी नहीं, 64। कथन है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठे संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो अलग अलग तय करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए सही व्याख्या करता है ए की। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? पहला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए जरा इसका डिटेल्स को देख ले। विकास का पूर्वानुमान कभी सटीक नहीं होता है। यह अपेक्षाकृत जिस पर वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों अंतःक्रियाएं का प्रभाव पड़ता है जिससे बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन 65 पे करेंगे और उसके बाद जो है ऐसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से 65 के बाद से बाकी का 100, क्योंकि इस चैप्टर में ये पहला चैप्टर है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो बाकी का हम जो है अगला चैप्टर में अगले क्वेश्चन को करेंगे। आइए पहले हम लोग जरा क्वेश्चन को जरा पढ़ ले पहले, उसके बाद फिर आंसर की तरफ चलेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन दिया गया, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। देखिएगा, सबसे पहली बात आप ध्यान से एक बात समझिए, क्वेश्चन से ही आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है, फिर हमको ऑप्शन पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। क्यों? जरा देखिए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से सटीकता से मापा जाता है। क्या सभी बच्चों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है? तो क्या दूसरों बच्चों से उसकी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए? तो कथन ए तो पहले ही गलत हो गया आपका। ठीक है। विकास का स्वरूप, अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों में एक सार्वभौमिक रूप से होती है। सभी बच्चों में विकास की गति एक ढंग से हो ही नहीं सकता। बच्चे जब अलग अलग है, जब ये बच्चे अलग अलग है तो सबका विकास डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा। तो ये भी आपका आर भी आपका गलत हो गया, दोनों आपका गलत हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर होना चाहिए। चलिए चलते हैं, ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 नंबर। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर इसका जो है अभी हमने 65 तक यहाँ देखा है, अगले वीडियो में हम लोग 66 से 100 तक का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर 1 डेवलपमेंट है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है और क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए तो जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि मैं भी आप लोग को ऑन बोर्ड आके क्लास दे सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।